और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तूफान को लेकर गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों से तूफान को लेकर जानकारी ली जा रही है। इस बैठक में एनडीआरएफ के अधिकारी भी शामिल हैं। तो तूफान को लेकर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। ये देखिए, मौसम विभाग के जरिए सैटेलाइट तस्वीरें भेजी जा रही हैं। बिपरजॉय तूफान देखिए कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और देखिए इसमें पूरा मैप दर्शाया गया, यानी अब बहुत जल्द ही बिपरजॉय तूफान जो है वो कभी भी गुजरात महाराष्ट्र के समुद्री तटीय इलाकों से टकरा सकता है और रफ्तार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई हैं। हालांकि तैयारी प्रशासन की तरफ से पूरी है, लेकिन इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस रफ्तार से बिपरजॉय तूफान काफी आगे बढ़ रहा है। भारत के लगभग 7 राज्यों पर इसका असर पड़ेगा और सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र है। इसको लेकर तैयारी सरकार और प्रशासन की तरफ से पूरी है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अरब सागर में यह महासाइक्लोन, यह सुपर साइक्लोन काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान की जो रफ्तार होगी वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी, लेकिन देखना यह है कि जब इस तूफान का लैंडफॉल होगा तब रफ्तार क्या होगी। तब भी रफ्तार अगर ज्यादा हुई तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। गुजरात जखौ पोर्ट ये एक जगह बताई गई है जहां सबसे पहले यह तूफान लैंडफॉल करेगा, टकराएगा। हालांकि तमाम जो इलाके हैं वहां के समुद्री तटीय इलाके हैं, अलग अलग राज्यों के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने उन तमाम लोगों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचा दिया गया है। और ये सैटेलाइट तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिपरजॉय तूफान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जहां वहां पर भी बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिल रहा है। 7 राज्य हैं, महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, गुजरात की बात करें, तिरुवनंतपुरम, ये तमाम इलाके हैं। इन समुद्री तटों इलाकों पे बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस तूफान के टकराने से पहले ही वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, काफी तेज बारिश हो रही है, लेकिन जब लैंडफॉल होगा यानी जब ये ठीक समुद्री तटों से टकराएगा तब किस तरह के हालात होंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी भूपेंद्र का। भूपेंद्र, हम अपने दर्शकों को सैटेलाइट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए साफ तौर से समझ आ रहा है कि काफी तेज रफ्तार से बिपरजॉय आगे बढ़ रहा है। आपके पास ग्राउंड लेवल पे क्या रिपोर्ट है, अभी क्या हालात हैं? देखिए रवि, मैं बता दूं कि इस समय मैं कच्छ के मांडवी में मौजूद हूँ। हम लोगों को तमाम ऐसी जगहों से इस समय हटा दिया गया, क्योंकि पहले हम बीच पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसके बाद मैरीटाइम बोर्ड के पास गए और तटीय इलाकों से कोशिश की कि पूरा मंजर दिखाने की कोशिश करें। लेकिन अब सुरक्षा के लिहाज से तमाम लोगों को ऐसे इलाकों से सेफ प्लेस पर जाकर रिपोर्टिंग करने को कहा गया। इसलिए हम इस समय नजदीक के एक मंदिर के प्रांगण में मौजूद हूँ। लेकिन मैं आपको दिखाऊं यहाँ से मंजर, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। पवन की गति, जैसा कि कहा गया था कि जब चक्रवात लैंड करेगा उस समय 100 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। हालांकि इस समय लैंड नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हवा की गति जो है वो बहुत ज्यादा है। और साथ साथ मैं बता दूं कि कई ऐसी खबरें आई हैं जहां पर सैकड़ों पेड़ जो है वो धराशायी हो गए हैं। और इसके अलावा तमाम जो कई बोर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, वो तमाम जो है वो उड़ चुके हैं। खास करके मैं मांडवी बीच जहां पर मौजूद था, आसपास के जितने भी स्टॉल्स लगे हुए थे जो किनारे पर, बीच के किनारे पर, वो सारे के सारे एक तरह से खंडित हो गए हैं। तमाम टीमें जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। यहाँ पर चाहे एनडीआरएफ की टीमें हो, बीएसएफ की हो या फिर सेना की टुकड़ियां हो, लेकिन लगातार तेज हवाएं, लगातार तेज बारिश जो है वो कहर बरपा रही है। आसपास के कई किलोमीटर तक के इलाकों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। मैं इस समय मांडवी में हूँ। पूरे इलाके में कहीं बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली हालांकि एहतियातन ये बंद भी रखा गया है।
लेकिन जिस तरह की हवा चल रही है उसमें कई बिजली के खंभे भी धराशायी हो गए हैं। अभी जो सूचना आई है उसके मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ऐसे में गिर सोमनाथ में भी इसका बहुत ज्यादा असर है और वहां पर पशुओं की एक तरह से उनको सुरक्षित रहे उसके लिए 180 वन विभाग की टीम बनाई गई है। मेडिकल टीमें अलग अलग जगह पर तैनात है। 400 पेड़ धराशायी होने के अभी तक की खबर है। ये आंकड़ा और बहुत ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि अभी पूरी गिनती सामने नहीं आई है और ये हालात तब है जब चक्रवात ने लैंडफॉल नहीं किया है। चक्रवात जैसे जैसे लैंडफॉल करेगा वैसे वैसे ये तबाही की तस्वीरें और ज्यादा बड़ी होती जाएगी, ये गिनती और ज्यादा बढ़ती जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि कोई जानमाल का नुकसान ना हो, इसलिए 2 दिन पहले से ही तमाम ऐसे लोग जो तटीय इलाकों में थे, निचले गांवों में थे, वहां से खाली करा के उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि आज देर रात, हालांकि वक्त पहले ये था कि शाम के वक्त ही इस वक्त चक्रवात को लैंडफॉल होना था, लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी सी कम थी और अब ये कहा जा रहा है कि करीबन देर रात को वो लैंडफॉल करेगा और जब लैंडफॉल करेगा और मौसम विभाग का क्या कहना है भूपेंद्र? मौसम विभाग का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्योंकि कहा जा रहा था पहले 150 किलोमीटर की रफ्तार से आएगा, अब 130 किलोमीटर। तो ऐसा तो नहीं जैसे लैंडफॉल होगा यानी समुद्री तटीय इलाकों से टकराएगा तब रफ्तार कम होगी या और ज्यादा होगी? ठीक है भूपेंद्र के पास हम दोबारा लौटेंगे। अब सीधा रुक करते हैं मुंबई का, जहां मेरे सहयोगी अंकुश बने हुए हैं। अंकुश, अपडेट बताएं। सैटेलाइट तस्वीरें दर्शकों ने देखी है, काफी तेज रफ्तार से बिपरजॉय आगे बढ़ रहा है। मुंबई में अभी क्या हालात हैं? देखिए, गुजरात में जिस तरीके से भयावह ये माहौल बना हुआ है, मुंबई में और पालघर में भी कुछ इस तरीके का माहौल सुबह बना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, आगे बढ़ता गया, तो सामान्य जो हालात है मुंबई और महाराष्ट्र में के समुद्री किनारे में वो थोड़े से सामान्य हो गए। इस वक्त मैं पालघर में हूँ। पालघर की सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि पूरी तरीके से लगता है कि सामान्य हो गया है। सुबह जब हम यहाँ पे पहुँचे हुए तो जो लहरें थे काफ़ी उफान पर थी, काफ़ी ऊँची लहरें हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी लो टाइड हो गया है। पानी बिल्कुल भी जो है समंदर का उतर चुका है। हवाएं जो है सुबह के वक्त करीब 50 किलोमीटर के आसपास प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, बह रही थी, लेकिन अभी हवा का रुख भी काफ़ी नरम हो गया है और शायद मौसम इतना खुशनुमा बन चुका है कि पालघर और मुंबई के बीचेस पे, जो बीचेस सुबह या दोपहर तक शाम तक वीरान थे, वहाँ पे अभी सैलानी लौट आए हुए हैं और पूरी तरीके से चहलकदमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो गुजरात में भले ही माहौल इस तरीके का बना हो तूफान का, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र में जो हालात है थोड़े से सामान्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हवा अभी भी थोड़ी सी चल रही है तेज़ रफ्तार से, करीब 30 से 35 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से होगी हवाएं, लेकिन बारिश आज बिल्कुल भी नदारद थी। और जो अलर्ट था मौसम विभाग ने सुबह ये अपने तरफ से क्लियर कर दिया था कि महाराष्ट्र और मुंबई में सुबह और दोपहर के वक्त थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है, लेकिन शाम होते होते चीज़ें थोड़ी सी सामान्य हो जाएगी और कोई अलर्ट जारी नहीं किया था शाम के लिए। और शायद वही जो मौसम विभाग का जो अनुमान था मुंबई और पालघर के लिए वो सही साबित हो रहा है। चीज़ें बिल्कुल भी सामान्य हो गई, हालांकि हवाएं अभी भी तेज़ बह रही है। लेकिन ठीक है, मान लिया सामान्य हमें नजर आ रहा है, अभी बहुत ज्यादा हवाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन तैयारी कैसी है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तूफान कभी भी अपनी रफ्तार बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरीके से जो ये ढिलाई है वो नहीं बरतना चाहती है। एसडीआरएफ की टीम को, एनडीआरएफ की टीम तो तैनात है, बाकी सारी जो लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उसे भी तैनात करके रखा हुआ है। लगातार जो मौसम विभाग के जो इनपुट है उससे जो भी इनपुट मिल रहे हैं सरकार को, उस पर उनकी नज़र रखे हुए हैं और उसके हिसाब से गाइडलाइन और ये एडवाइजरी भी जारी हो रही है। भले ही लोगों को अभी बीच पर अलाउ कर दिया गया है, लेकिन एक बैकअप टीम जो है पालघर में एनडीआरएफ की वो तैनात रखी हुई है, ताकि किसी भी तरीके की आपदा की स्थिति आती हो निपटने के लिए तो स्टैंड बाय की पोजीशन पे है। तो तैयारी बिल्कुल भी है। फिलहाल मौसम यहाँ पर महाराष्ट्र और मुंबई में सामान्य लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अपनी तरफ से तैयार नहीं है। पिछले 2-3 दिन से बीचेस को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज शाम को ये बीच को, यहाँ पे पालघर की बीच को खोला गया था, क्योंकि 2-3 दिन से जो हवा है वो काफ़ी तेज़ बह रही थी और शाम के बाद ये हवाएं पालघर की भी बात करो और मुंबई की बात करो थोड़ी सी सामान्य हो गई है। लेकिन फिर भी प्रशासन अपनी तरफ से अलर्ट है, लगातार मौसम विभाग के इनपुट पर नज़र बनाए हुए है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है ग्राउंड पे, और जितने भी तटीय इलाके हैं वहाँ पर लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो भी तैनात है। ठीक है अंकुश, अब आप हमारे साथ बने रहे, अपने दर्शकों को
एक बार फिर बता दें कि बिपरजॉय तूफान काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हालांकि पालघर से मेरे सहयोगी अंकुश तस्वीरें दिखा रहे थे कि अभी वहां पे हालात सामान्य हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर जिस राज्य पे पड़ेगा, जिन इलाकों में पड़ेगा, वो है गुजरात। और सीधा एक बार फिर रुक करते हैं भूपेंद्र का। भूपेंद्र, मुंबई में तो हालात थोड़े सामान्य नजर आ रहे हैं, वहां पे मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि मौसम विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा था कि हो सकता है जब यह तूफान लैंडफॉल करेगा, यानी समुद्री तटीय इलाकों से टकराएगा, तो रफ्तार कम होगी या फिर ज्यादा होगी। इसको लेकर क्या कहा है मौसम विभाग ने? देखिए, पहले से ही मौसम विभाग ये कहता आया है पहले दिन से ही कि जब लैंडफॉल करेगा उस वक्त हवा की स्पीड जो है वो 100 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है और समंदर के भीतर वो स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। अभी लैंडफॉल हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हवा इतनी तेज गति से बह रही है कि जितने भी खुले इलाके हैं, खुले परिसर है, वहां पर तमाम छतें, कच्ची दीवारें जो है वो ढह रही हैं। मैं इस समय एक बहुत मजबूत सेक्टर पर मौजूद हूँ। आप देखिए, ये एकदम बड़ा सा हॉल है, लेकिन हवा की गति इतनी ज्यादा है कि इस बड़े से हॉल को भी पूरी तरह से तहस नहस कर रहा है। यहाँ पर भी इस तरह का असर दिखाई देने लगा है, जबकि ये समंदर किनारे से कुछ दूरी पर है। और जबकि समंदर किनारे की अगर मैं बात करूं तो वहां मांडवी बीच के आसपास में जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए थे सब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गए हैं। अब जब ये लैंडफॉल करेगा उस वक्त हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, इतनी कि हम इस तरह से खड़े होके आपको चीजें नहीं बता पाएंगे, इतनी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है। अभी भी खड़ा रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए स्थिति थोड़ी सी सामान्य हो जाती है, लेकिन उसके बाद अचानक से बहुत तेज हवा, बहुत तेज बारिश जो है वो शुरू हो जाती है और खड़ा रहना भी मुश्किल होता है। इतनी तेज गति हवा की अभी से है, तो आप समझ सकते हैं कि जब लैंडफॉल करेगा उस समय स्थिति क्या होगी। तो जो लगातार मौसम विभाग कह रहा है कि जिस वक्त चक्रवात लैंडफॉल करेगा उस समय 100, 135 या 150 की स्पीड हो सकती है, तो ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। हवा की सिर्फ इतना ही नहीं, जो समंदर की लहरें हैं अमूमन बीच के स्टॉल तक शायद ही कभी आती थी, लेकिन अब चूंकि हाई टाइड भी ठीक है भूपेंद्र लौटेंगे आपके पास दोबारा। अब रुक करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, जरा बताएं आप कहां पे इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि गुजरात में तो काफी तेज हवाएं चल रही हैं। भूपेंद्र कह रहा है कि लैंडफॉल नहीं हुआ है अभी तूफान का, लेकिन उसके बावजूद बारिश और तेज हवाएं लगातार वहां पे हो रही हैं। आप जहां पर हैं वहां ग्राउंड पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जुहू चौपाटी पर हूं और यहाँ पर भी जो हवाएं हैं वो काफी तेज है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं, हवाएं इतनी तेज हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो बीच है इसको पूरी तरह से खाली कराया गया है। हालांकि मुंबई में जो चक्रवाती तूफान है उसका खतरा कम है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है, लेकिन इसका असर है वो दिखने लगा है। हालांकि इस समय बारिश नहीं है, लेकिन देखिए कि समुद्र में जो लहरें हैं वो काफी ऊंची उठ रही हैं। देखिए कि ये घेरा बनाया गया है, ये रस्सी बनाई गई है, इसके आगे किसी भी को जाने की इजाजत नहीं है। जबकि अगर शाम के वक्त की बात करें तो जुहू चौपाटी पूरी तरह से खचाखच भरा रहता था। अब देखिए, मैं आपको पेड़ों पर दिखाना चाहता हूं कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। इसका अंदाजा आप इन पेड़ों के हिलने से लगा सकते हैं कि जो चौपाटी के बिल्कुल किनारे पेड़ हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो दुकानें हैं ये सब बंद करा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सैलानियों को जाने की इजाजत नहीं है, यानी कि प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर 10 से अधिक जो लाइफ गार्ड के जवान हैं वो तैनात हैं, पुलिस के जवान तैनात हैं और इस तरह का आलम मुंबई के सभी बीचेस पर है। कहीं न कहीं जो प्रशासन सावधानियां बरतना चाहिए वो सावधानियां बरत रहा है। देखिए कि ये जो रस्सी लगाई गई है इसके अंदर किसी को नहीं जाना है, अगर अंदर जाता है तो ये झंडा लगाया गया है, वहां पर लगातार पुलिस पहरा दे रही है, उसके आगे किसी को नहीं जाना है। जबकि इस वक्त की शाम के वक्त की बात करें तो जुहू चौपाटी पूरा खचाखच भरा रहता था, यहाँ पर पूरी तरह से सैलानी भरे रहते थे। इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होते थे, लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर खेलते रहते थे, घोड़ा गाड़ी चलती रहती थी, घोड़े गाड़ी का लोग उठाते रहते थे, घुड़सवारी करते रहते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर चलती रहती थी। लेकिन पूरी तरह से ये सन्नाटा है और देखिए कि जो समुद्र के किनारे का इलाका है ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से धुंध छाया हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा।
लेकिन जो जानकार ये भी कह रहे हैं कि जब गुजरात में लैंडफॉल होगा, हो सकता है कि उस वक्त जो तेज हवाएं या तेज बारिश मुंबई में भी हो, मुंबई के आसपास भी हो। यही कारण है कि मुंबई भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर भी एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। लोगों को जितने भी समुद्री किनारे हैं उससे दूर रहने की हिदायत दी गई है। किसी को भी समुद्र में जाने की इस समय अनुमति नहीं है, चाहे वो मछुआरे हों, चाहे फेरी बोट हो, जैसे बोट से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये सारे बोट बंद हैं। देखिए कि ये जुहू चौपाटी की दुकानें पूरी तरह से लाइटिंग से सजी रहती थी, खचाखच भरी रहती थी। पूरी तरह से ये खाली है और यहाँ पर इक्का दिक्का जो दुकानदार हैं वो अपने जो सामान है वो देख रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पर सैलानी है नहीं है। देखिए लाइफ गार्ड के जवान हैं, लगातार तैनात हैं, सुबह से ही ड्यूटी कर रहे हैं। बीएमसी के करीब 10 लाइफ गार्ड के जवान यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस के भी जवान यहाँ पर तैनात हैं और किसी को भी इस इलाके में या ये कहे 3-4 किलोमीटर का ये जो जुहू चौपाटी का इलाका है यहाँ पर जाने की इजाजत नहीं है। और अभी भी तेज हवाएं मुंबई में भी शुरू हो गई हैं। तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें जरूर उठ रही हैं। हालांकि हाई टाइड का वक्त नहीं है, इसके बावजूद समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं, लेकिन बारिश नहीं है। ये एक बड़ी राहत है। साफ तौर से मुंबई की बात करें, पालघर की बात करें तो वहां पर अभी हालात जो हैं वो सामान्य नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि जब गुजरात से विपर जो है टकराएगा तब जो दूसरे राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, तब वहां पर किस तरह के हालात होंगे। हालांकि प्रशासन अभी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। हर एक तस्वीर हम अब तक पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग ने जो सैटेलाइट तस्वीर दिखाई थी वो मैं चाहता हूं एक बार फिर हम अपने दर्शकों को वो सैटेलाइट तस्वीर दिखा दें, क्योंकि उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस रफ्तार से अभी बिपर जॉय भारत की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर। ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए, ये मौसम विभाग ने थोड़ी देर पहले जारी की है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि साइक्लोन किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। गुजरात के जखौ पोर्ट पे जल्दी ये लैंड हो सकता है। हालांकि अभी लैंड नहीं हुआ, उसके बावजूद हमारे संवाददाता भूपेंद्र जो अभी गुजरात में मौजूद हैं, समुद्री तटीय इलाकों के पास, वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, काफी तेज बारिश हो रही है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर इस सुपर साइक्लोन का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। 150 किलोमीटर की रफ्तार से अरब सागर में हवाएं चल रही हैं, ये तूफान आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब लैंडफॉल होगा तब किस तरह की परिस्थितियां होंगी, ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं भूपेंद्र का। भूपेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं, मुंबई की बात करें, पालघर की बात करें, हालात सामान्य है, लेकिन गुजरात पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको शिफ्ट कर लिया गया है। किसी तरह से कोई कोताही तो नहीं बरती गई। यह बहुत जानना जरूरी है कि तैयारी सरकार, प्रशासन, एनडीआरएफ, एसएफ वो कैसी है। देखिए पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि इस बार का जो चक्रवात आ रहा है वो कच्छ के तटीय इलाकों से टकराएगा। तो ऐसे में जितने भी इफेक्टेड इलाके थे और उसको लेकर प्रशासन ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से तैयारियां की। खास करके 9 मंत्रियों को, जो राज्य कक्षा के मंत्री हैं, उनको 7 जिलों का प्रभार सौंपा। 4 केंद्रीय मंत्री जो है वो भी लगातार यहाँ पर बैठकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और हर घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ में यहाँ मैं बता दूं कि एक रेडियो स्टेशन भी शुरू किया गया है कि अगर किसी ऐसी स्थिति होती है जहां पर तमाम तरह की संचार सुविधाएं बंद हो जाती है तो वो रेडियो स्टेशन जो है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ अप्रोच रेडियो स्टेशन जो है उसके जरिए एक हैम रेडियो जंक्शन जो है वो शुरू किया गया है। उससे लोगों को जो भी संदेशा पहुंचाना है या भी सतर्क रहने की जो हिदायत देनी है वो तमाम चीजें पहुंचाई जा सके। तो ऐसे तमाम एहतियात जो बरते जाने चाहिए वो किए गए हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि पशुओं के लिए भी 180 टीमें जो है वो बनाई गई है, ताकि क्योंकि गिर और सोमनाथ का जो इलाका है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो वहां पर पशुओं को किसी तरह से नुकसान ना हो उसकी देखरेख हो, उसके लिए भी टीमें बनाई गई है। और इसके अलावा बिजली विभाग जो है, मार्ग और मकान विभाग जो है, क्योंकि बिजली के खंभे धाराशायी हो रहे हैं, कई जगह पर जो कच्चे स्ट्रक्चर है, जो दीवारें हैं वो धाराशायी हो रही है, तो इसको लेकर तुरंत एक्शन लिया जाए, चीजों को हटाया जाए, या फिर कोई मार्ग अवरोधित हो रहा है तो उसे दूर किया जाए। ये तमाम प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। बिजली के खंभे गिरने से कई जगह, कई गांव जो है, खास करके मैं द्वारका की बात करूं, 25 गांव में बिजली जो है वो बाधित हो गई थी, उसे फिर से सुचारू रूप से चालू करने की कोशिश की जा रही है। Where the help is required.
They will also be able to drop air stores wherever necessary. In every way, the Western Naval Command is ready to provide the aid to the affected areas expeditiously and in a timely fashion. तो नेवी की तरफ से ये जानकारी दी जा रही थी कि किस तरह से वेस्टर्न नेवल कमांड जो है पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी को अलर्ट घोषित किया गया है। किसी भी तरह के हालात होंगे, किसी भी तरह की इमरजेंसी होंगी, सेना के तमाम जवान जो हैं रीजन पे मैक्सिमम विंड होते की वजह से स्टॉर्म सर्च भी वही रीजन में ज्यादा होता है। इसलिए आप जैसे यहाँ देख रहे हैं सैटेलाइट पिक्चर से कि बहुत डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड अभी कच्छ और द्वारिका जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में एंटर कर चुके हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो केंद्र बिंदु की बात आप कहते हैं उसका आकार क्या होगा? आप कह रहे हैं कि केंद्र बिंदु बड़ा, उसका आकार क्या होगा? और वो आकार साइक्लोन का जो केंद्र है इसको आई बोला जाता है और ये जो आई आप देख रहे हैं यहाँ, इसका डायमीटर है लगभग 50 किलोमीटर। ये जो स्पीड पे चल रहा है अभी, जैसे 13-14 किलोमीटर स्पीड में अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कंप्लीट आई वॉल क्लाउड पूरा अंदर जाने के लिए लगभग 5 घंटा लग जाएगा। और सर उस वक्त विंड, इसीलिए हम बोल रहे हैं विंड नाइट तक ये पूरी साइक्लोन का जो आई रीजन है और आई वॉल यानी वॉल क्लाउड है वो लैंड पे आ जाएगा। और उस वक्त विंड की रफ्तार कितनी होगी सर जब आई टकराएगा तट से? जब आई टकराएगा, आई की रीजन में तो फॉर टाइम बिंग स्मॉल पीरियड के लिए काम विंड हो जाता है, मगर जब आई वॉल एंटर करता है तब सबसे ज्यादा विंड होता है। सो जहां आई टकराएगा यानी जखौ के आसपास जो एरिया है जहां आई पास करेगा, पहले फॉरवर्ड सेक्टर ऑफ द आई वॉल आएगा और तब विंड स्पीड बढ़ते हुए 115 to 125 kmph हो सकता है। फिर जब आई पास कर जाएगा, फिर रेयर सेक्टर साइक्लोन का आएगा, तो फिर जब 1 घंटे के लिए कि आधा घंटे के लिए जो विंड स्पीड कम हो गया होगा, फिर विंड स्पीड बढ़ेगा और 115 to 125 kmph फिर विंड आ सकता है। मैं आपको ये से एक्सप्लेन करता हूँ। जो अभी ये वॉल क्लाउड अप्रोच कर रहा है कच्छ कोस्ट की तरफ, यहाँ पे विंड स्पीड बढ़ रहा है और ये विंड स्पीड का डायरेक्शन यही होता है कि ईस्टर्ली डायरेक्शन से जाकर वेस्ट की तरफ विंड जा रहा है। अभी जैसे ये मूव करके यहाँ तक आ जाएगा लैंडफॉल के टाइम, तब यहाँ विंड काम हो जाएगा, नहीं तो वेरी स्लो हो जाएगा विंड, जैसे 5 to 10 kmph। इसके बाद ये जो रियर सेक्टर है, ये रियर सेक्टर यहाँ आएगा, फिर हेवी रेन शुरू होगा और फिर स्ट्रांग विंड भी शुरू होगा। इसीलिए जब ये आई पास कर रहा होगा तब यानी कभी भी कोई भी व्यक्ति ये महसूस करे कि ऑल ऑफ ए सडन बारिश बंद हो गया, नहीं तो ऑल ऑफ ए सडन विंड बहुत कम हो गया, ये मत सोचिए कि साइक्लोन डिसिपेट हो गया। मगर साइक्लोन का आई आपका रीजन ऊपर जा रहे हैं, ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव है। आपको वेट करना है जब तक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये नहीं बोला है कि साइक्लोन कम, तब तक आप सेफ प्लेसेस में रहिए, साइक्लोन शेल्टर के अंदर रहिए, बाहर मत आइए। सर क्लाउड वॉल और आई का जो जिक्र किया, कितने घंटे तक लगभग ये कच्छ और जकाऊ के इस रीजन में रहेगा? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कितने सेंटीमीटर जो रेनफॉल है आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5 घंटे मिडनाइट तक इसका असर रहेगा पूरा आई वॉल आई पास करने के लिए। और इसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने के साथ साथ कहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकता है। और इसके साथ साथ जैसे यहाँ विंड ऐसे जा रहे हैं, अभी साउथ से नॉर्थ विंड टकरा रहे हैं कच्छ में, वहाँ समुद्र का जो पानी है टाइडल वेव के हिसाब से जो लो लाइंग एरिया है कच्छ में और द्वारिका में या मोरबी में और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ इनंडेशन कर सकता है। और सबसे ज्यादा इनंडेशन कच्छ एरिया में हो सकता है जब ये पास करेगा। और हमारा पूर्वानुमान जो है वो है 2 से 3 मीटर हाइट का सामुद्रिक लहर आ सकता है और इनंडेशन करा सकता है। सर आपने कहा कि जब केंद्र बिंदु पास होगा, जो आई है 50 किलोमीटर जिसका डायमीटर आपने बताया, तो वो जब पारित करता है तो उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि तब हवाएं कम चलेंगी या बारिश नहीं होगी। वो कितना, उसका डायमीटर क्या होगा जो आप कह रहे हैं जब ये आई एरिया कितना होगा? देखिए साइक्लोन मूव कर रहा है ना, जब ये तट को टकराएगा ऑल ऑफ ए सडन जो अभी हैवी रेन और स्ट्रांग विंड चल रहा है वो कम हो जाएगा। तो इससे महसूस होगा कि ये आई आ रहे हैं अभी,
और ये आई मूव करने के लिए जब डायरेक्ट जखाऊ के पास आप देखेंगे लगभग 2 घंटा लग सकता है कंप्लीट आई जाने के लिए, कि 1 घंटा लग सकता है। फिर इसका जो रियर सेक्टर है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये फिर आ जाएगा कच्छ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और जब फिर रियर सेक्टर आएगा, फिर विंड डायरेक्शन जो अभी ईस्ट से वेस्ट विंड था, अभी विंड वेस्ट से ईस्ट हो जाएगा, मैंने ऑपोजिट विंड हो जाएगा। सो जो पेड़ पहले घिर नहीं रहा था, अभी वो पेड़ घिर जाएगा। जो मकान टूटा नहीं था, अभी वो मकान टूट जाएगा, क्योंकि अभी ऑपोजिट विंड से सेम स्पीड से विंड आ रहे हैं, इसीलिए जैसे धक्का लगता है, इसलिए इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए जब आई टकराता है जो एरिया में आई पास कर रहे हैं, वहाँ 2 बार आई वॉल आ रहे हैं, इसलिए वो एरिया सबसे ज्यादा खतरनाक है और डेंजरस है। जब आई तस्वीरों में जो दिखता है सर, वो साइक्लोन जिस तरीके से मूव करता है, उसी को आप कह रहे हैं आई वही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। मैं आपको आई दिखा रहा हूँ ना, यहाँ ये आई है, जहाँ व्हाइट दिखाई दे रहा है ना सर्कुलर, वो आई है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये आई वॉल है। सर, आपने ये भी कहा कि जब केंद्र बिंदु आएगा तो हवाएं नहीं चलेंगी, बारिश कम हो जाएंगी, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बहुत हवाएं रफ्तार सबसे ज्यादा, तो ये क्या कंफ्यूजन है? जब आई आएगा, आई जिस एरिया के ऊपर होगा, तब ऑल ऑफ ए सडन आपका विंड स्पीड कम हो जाएगा, बारिश भी कम हो जाएगा 1 घंटे के लिए, नहीं तो 1.5 घंटे के लिए। इसके बाद फिर जो पिछला हिस्सा आएगा साइक्लोन का, फिर ऑल ऑफ ए सडन आपका बारिश तेज होगा, हेवी रेन होगा, फिर विंड बढ़ेगा। इसलिए 2 बार जो एरिया जहां आई क्रॉस करेगा, मतलब सेंटर क्रॉस करेगा, वहां 2 बार ऐसे स्ट्रांग विंड हेवी रेन देखने को मिलेगा। सर, आपने कहा कि अभी 70 किलोमीटर दूर जखाऊ पोर्ट या उस तक के से है वो, तो वहाँ पे पहुँचने में भी कितना टाइम उसके सेंटर में लगेगा? देखिए, जैसे पूरा जाने के लिए 5 घंटा लगेगा, मैं बोल रहा हूँ, सो सेंटर एग्जैक्टली जाने के लिए 2.5 घंटा लगेगा। सर, कितना स्ट्रक्चर डैमेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह की कंडीशन बता रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा डैमेज कोस्टल लाइन पे रहने वाले लोगों के घर और जो बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको होगा। तो किस तरीके की हिदायत दी गई है फर्दर? देखिए, हमारा जो पूर्वानुमान है वो अभी भी जारी है। जो विंड स्पीड बोला था वही विंड स्पीड हम बोल रहे हैं, इसलिए जो स्ट्रक्चरल डैमेज होगा, हम पहले बोले थे, अभी वो जारी है। धन्यवाद। और सर, अभी बात वही है, जब जखाऊ के आसपास क्रॉस करके हम बोले थे, हम भी अभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची और मांडवी के बीच में जखाऊ के आसपास ये तट को पार करेगा। एंड सर, अभी आप बोल रहे हैं कि आई ऑफ द साइक्लोन, तो मौसम वैज्ञानिकों के जरिए आप समझने की कोशिश कर रहे थे कि बिपरजॉय किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और जो आई सेंटर है, जब वो टकराएगा तो सबसे ज्यादा असर इस तूफान का देखने को मिलेगा। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए।